एक मैंने देखा सबसे बड़ा जो आप लोग के मन में डाउट रहता है ना कि सर आंसर कैसे प्रेजेंट करें हमको, उसमें दिक्कत आती है। तो वो एक्चुअल में दिक्कत है ही नहीं। रियल बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ये दिमाग में रखो आप, है ना। क्वेश्चन आंसर लिखना क्या है, हम लोग हाँ, हम लोग 5-6 क्वेश्चन अगर लिखना चालू कर देंगे ना तो बस वैसे ही आपको लिखना है। तो एक बार देखिए हाउ टू प्रेजेंट आंसर में ये लगभग मैंने 5 स्टेप लिखे हैं। तो एक बार उसको मैं बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकली बना के देखते हैं ना। और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें कैसे अलग अलग टाइप से हमको थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे करके मुश्किल से 4-5 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे ये प्रेजेंटेशन है केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके, मतलब जिसमें आपको पूरा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देगा। और आपको मालूम है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यही वाले आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। इंटर तो छोड़ दो, आजकल फाउंडेशन में भी नहीं आते आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। तो इंटर तो सोचना ही बेकार है। तो अब जो क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सेक्शन के ऊपर बेस है। और आप लोग से जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेक्शन नंबर आप कोशिश करें कि याद हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एजीएम का है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेक्शन 96 को आपको करना है अंडरलाइन। मतलब जो ये जितने इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको हम लोग को अंडरलाइन करने की एक हैबिट डालना चाहिए। तो हमने एग्जामिनर को देखो, ये प्रेजेंटेशन जो होता है ना, इसका इंपैक्ट एक्चुअल में क्या होता है थोड़ा सा बताता हूं आपको। एग्जामिनर को जब कॉपी जाती है, आजकल आपको मालूम है कॉपीज भी ऐसा पेपर कॉपी नहीं जाती, वो पहले स्कैन होगा और स्कैन करने के बाद स्कैन्ड कॉपी एग्जामिनर के पास मिलता है। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि जब वो अपने टैब में या लैपटॉप में बैठ के या कंप्यूटर में बैठ के उसको देख रहा है और उसको एग्जामिन कर रहा है। ऐसा ही होता है पेपर चेकिंग आजकल। तो वहां पे जितना साफ सुथरा और तरीके से आप लिखेंगे तो उतना, और उनके ऊपर एक टारगेट का प्रेशर रहता है कि उनको मान लो 300-400 कॉपियां उनको मिलती है। और उनको आजकल रिजल्ट भी बहुत तेजी से आ रहे हैं और उनको बहुत कम समय मिलता है कि भैया 15-20 दिन 25 दिन में आप पूरी कॉपी चेक करके दो। तो वहां पे जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे ना तो आपका वैल्यूएशन तेजी से होता है और मार्किंग प्रॉपर होती है। नहीं तो क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस नहीं होते। उसका रीजन क्या होता है, वहां पे हर स्टेप में मार्किंग रहती है और प्रैक्टिकल में आंकड़े दिखते हैं। भाई अगर अमाउंट है 2,16,000 तो जो जो 2,16,000 रहेगा सबको टिक करेगा एक पर्टिकुलर स्टेप में। लेकिन थ्योरी में दिक्कत क्या होती है, आप में जितने लोग हो ना, हर इंसान की लैंग्वेज सेम हो ही नहीं सकती। कोई कैसा लिखेगा, कोई कैसा लिखेगा, कोई कैसा लिखेगा। लॉ तो एक ही है पर सेम टू सेम कोई नहीं लिखने वाला, हर कोई अपनी लैंग्वेज में लिखेगा उसको, करेक्ट। तो वहां पर क्या होता है, एग्जामिनर को एक लिबर्टी मिलती है कि आप अपने हिसाब से उसको मार्क्स दो, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि दो लोगों ने सेम लिखा है लगभग, पर एक का प्रेजेंटेशन अच्छा है, एक का प्रेजेंटेशन बुरा है। तो दिक्कत ये होगी कि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक वर्ड को पढ़े, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो मोटा मोटा देख के फट से 2 नंबर टिका देगा। सबसे सेफ साइड क्या होता है, 2-3 नंबर दे दो आप, सबसे सेफ एग्जामिनर के लिए। तो वो क्या टिका देगा, 2 नंबर। और अगर आपने उसको बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से लिखोगे ना, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, आपने सेक्शन 96 को अंडरलाइन किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, आप वो अलग दिख रहा है वो, तो एग्जामिनर को न चाहते हुए भी 96 उसको दिख गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। इसके बाद हमको क्या करना है, राइट प्रोविजंस ऑफ लॉ दैट इज रिलेवेंट लॉ ओनली। मतलब सेक्शन 96 तो बहुत बड़ा है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक पार्ट ऑफ लॉ से होगा, तो वो पार्ट ऑफ लॉ जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको लिखो। मतलब अभी हमने क्वेश्चन के ऊपर कोई बात नहीं किया, अभी हमने सेक्शन नंबर डाला और वो सेक्शन जिस लॉ के ऊपर बेस है वो लॉ हमने लिखा, करेक्ट। अब जब आप ये लॉ लिखोगे ना, तो लॉ लिखते समय ध्यान रखना जहां तक हो सके हेडिंग देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ गया आपका एजीएम के टाइम लिमिट के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो हम लोग जब लॉ लिखेंगे ना तो हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइम लिमिट फॉर एजीएम अंडरलाइन, और उसके बाद में उसको प्रेजेंट करेंगे। मतलब एग्जामिनर को एक एक चीज क्लैरिटी के साथ बताओ कि अगर आप बिना हेडिंग लिखोगे ना तो उसको पता नहीं चलेगा क्या लिख रहे हैं आप, करेक्ट। तो ये एग्जांपल दिया मैंने। उसके बाद राइट लॉ पॉइंट वाइज, जितना हो सके आप पैराग्राफ वाइज मत लिखो, बड़े बड़े
पांच पांच सात सात लाइन एक साथ मत लिखो, जितना हो सके ना लॉ को तोड़ के लिखो आप। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज अगर आप लॉ लिखेंगे ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, वो हमेशा बेटर होता है छोटे छोटे पार्ट में। और गिव हेडिंग टू इफ टू पॉइंट्स इफ पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल होना तो हर पॉइंट को एक छोटा सा एक हेडिंग दे दो, अंडरलाइन करो। उससे फायदा ये मिलता है कि कई बार एग्जामिनर जो होता है ना, आपकी पूरी लाइन भी नहीं पढ़ेगा, एक वर्ड दिख गया ना उसको, वो समझ आएगा कि आपने सही लिखा है, वो टिक करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। और अंडरलाइन द कीवर्ड, मतलब जब भी आप लॉ लिख रहे हैं उसमें कोई खास शब्द है जो होता है ना कि हर बार हर लॉ में हर पॉइंट में एक शब्द ऐसा होता है जो बड़ी उस पूरा कॉन्सेप्ट की जान होती है, उसको अंडरलाइन कर लो आप। तो जहां जहां हो सके उन कीमती शब्द को, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या करना है आपको, अंडरलाइन। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने देखो शुरू के 2 स्टेप में हमने केवल क्या बताया, लॉ बताया, सेक्शन नंबर बताया और इसका लॉ बताया। इसके बाद स्टेप नंबर 3, अब हम लोग क्या करें, राइट फैक्ट ऑफ क्वेश्चन इन शॉर्ट। 2 से 3 लाइन, एग्जाम्पल है कभी 4 लाइन भी हो सकता है, पर इन जनरल मतलब क्वेश्चन में जो दिया है, अब आपको ये लिखना है कि इन द गिवन क्वेश्चन, ये आपको स्टार्ट करना है कि इस क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन की जो मेन चीजें हैं, जो फैक्ट दिए रहते हैं, उस फैक्ट को लिखना है और शॉर्ट करके। ठीक है, अभी हम लोग सब बात करेंगे। तो पहले हमने लॉ बताया, इसके बाद हमने क्वेश्चन के फैक्ट को लिखा, उसके बाद में अब हमको कोरिलेट करना है। कोरिलेट करना मतलब क्या हुआ, हम लोग जब चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे कि बेस्ड ऑन अबव लॉ एंड द फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन, ये लिखने के बाद हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, कोरिलेट। तो कोरिलेट में कैसे होगा मैं बात करूंगा, और आखिरी में लास्ट में अगर कंक्लूजन पॉसिबल है तो एक लाइन का कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन पॉसिबल कब होता है, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोलेगा कि बताओ ये वैलिड है कि नहीं है, तो ये कंक्लूजन अपना फाइनली आ जाएगा कि यस दिस इज वैलिड या नो इट इज नॉट वैलिड। या कभी बोलेगा बताओ कंपनी सही है कि वो सही है, तो मेंबर सही है, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर कंपनी इज करेक्ट। मतलब जहां जहां पॉसिबल है तो एक लाइन का कंक्लूजन आप डाल सकते हैं, पर ये हर केस में डालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये हम क्वेश्चन पढ़ के जज कर लेंगे। ये प्रेजेंटेशन में फायदा ही मिलता है कि अगर आपका ये शुरू का पार्ट अगर सही हुआ, आपको लॉ पता है, सेक्शन नंबर पता है, कई बार क्या होता है मालूम, हम लोग यहां पे गड़बड़ कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और कोरिलेट करने में मिस्टेक करते हैं, तो हमारा ये पार्ट पूरा गलत हो गया। अच्छा ये तो देख के उतारना है क्वेश्चन, इसमें तो गलती होने का चांस नहीं है, पर ये मेन पार्ट गलत हो गया तो भी क्या होगा, एग्जामिनर को कम से कम पहला पार्ट तो सही लगा ना, तो उस केस में आपको यहां पे स्टेप मार्क मिल जाएगा। और अगर आप मतलब कुछ भी अपने हिसाब से, मतलब ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, उसको गलत गलत चीजें मिक्स होके दिख रही है, तो वो हो सकता है काट के आपको एक ही नंबर दे या नहीं दे। तो ये स्टेप्स बेस होता है, हम लोग इसी तरीके से आंसर को प्रेजेंट करने वाले हैं।